इस तरह से हमने ये देखा कि 18th और 19th सेंचुरी में यूरोप और ब्रिटेन में किस तरह से आइडियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, किस तरह से वहाँ पे एक नई विचारधारा का ज्वार पैदा होता है और उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव इंडिया की समाज, इंडिया की कल्चर पर भी देखने को मिलता है। ठीक है, हालांकि ये जितना भी डेवलपमेंट इंडिया में होगा, इसका बेसिक टारगेट जो ब्रिटिश के इंटरेस्ट हैं उनको पूरा करने के प्रति होगा। ठीक है, तो उनका बेसिक टारगेट यही है कि अगर इंडिया को मॉडर्न बनाना है, इंडिया का अगर मॉडर्नाइजेशन करना है, तो उसका बेसिक टारगेट ये है कि उनके जो ट्रेड से रिलेटेड हित हैं, उनके जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो हित हैं, उन्हें पूरा करना बेसिक टारगेट है, उन्हें पूरा करना मूल टारगेट है, ना कि इंडिया को मॉडर्न करना या इंडिया के लोगों को आधुनिक बनाना। ठीक है, हालांकि इसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो इंडिया के एक्चुअली हित समझते थे, जो इंडिया के हित के लिए काम करते थे, इंडिया के लोगों के लिए काम करने को ही वो अपना इंटरेस्ट मान रहे थे। ठीक है, यहाँ पे हम इस चीज़ को समझते हैं कि यूरोप में जो आइडियोलॉजी की नई लहर पैदा हो रही थी, जिससे कि जो ये नया दृष्टिकोण पैदा हो रहा था, जो नई आइडियोलॉजी पैदा हो रही थी, उसमें और जो पुरानी परंपरा है, जो रूढ़िवादिता है, जो ऑर्थोडॉक्स हैं, उनमें एक टक्कर देखने को मिलती है। ठीक है, तो जो नई लहर या नई दृष्टिकोण है और जो पुराने दृष्टिकोण है, जो पुरानी जो परंपराएं हैं, उनमें क्या होती है, टकराव होते हैं, उनमें टक्कर होते हैं, और ये इंडिया में भी होते हैं। ठीक है, देखिए इंडिया के लिए जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, इंडिया के लिए जो नीति बनाने वाले जो लोग हैं, वो लोग कहाँ पर हैं, वो लोग यूरोप में। ठीक है, लेकिन इंडिया के जो प्रशासक हैं, ठीक है, इंडिया में जो प्रशासन कर रहे हैं, वो लोग तो इंडिया में ही हैं। ठीक है, तो जो लोग यहाँ ग्राउंड लेवल पर हैं, वो लोग यहाँ पे रूढ़िवादिता का समर्थन करते हैं, वो लोग यहाँ पे पुरानी परंपराओं को, पुराने कल्चर को, पुरानी सोसाइटिकल प्रिंसिपल्स का सपोर्ट करते हैं। लेकिन ब्रिटेन में जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो नई आइडियोलॉजी का समर्थन करते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक टक्कर हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, दोनों के बीच में विवाद या टकराव देखने को मिलता है। ठीक है, पुराना जो दृष्टिकोण है, पुराने जो विचारों के जो लोग हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, हम इन्हें रूढ़िवादी यानी ऑर्थोडॉक्स या परंपरागत कहा जाता है। ठीक है, तो वो लोग जो पुरानी परंपराओं पर चलते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें हम बोलते हैं रूढ़िवादी लोग। ठीक है, अब ये जो दृष्टिकोण था भारत में कम से कम परिवर्तन करने के पक्षकारी थे, ये जो रूढ़िवादी लोग थे। ठीक है, ये लोग भारत में कम से कम क्या चाहते थे, चेंजेस चाहते थे, जबकि ब्रिटेन में जो लोग हैं वो नई रूल्स, नई परंपराएं, नई आइडियोलॉजी के तहत काम कर रहे हैं, तो वो इंडिया में कुछ चेंजेस चाहते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, और इंडिया के जो प्रशासक हैं वो रूढ़िवादिता को समर्थन कर रहे हैं, वो पुरानी परंपराओं को समर्थन कर रहे हैं, तो वो कम से कम परिवर्तन के पक्षपाती थे। ठीक है, इस दृष्टिकोण के प्रतिनिधि, अगर बात की जाए रूढ़िवादी दृष्टिकोण के, जो परंपरागत दृष्टिकोण इंडिया में चल रहा था, इसके अगर शुरुआती पक्षकारियों की बात की जाए, शुरुआती समर्थकों की बात की जाए, तो स्टार्टिंग में वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो इंडिया की ऑर्थोडॉक्स थे या इंडिया के जो परंपरागत नियम थे, उन्हीं को समर्थन दे रहे थे। ठीक है, इनके बाद जो लोग आते हैं उसमें थॉमस मुनरो हैं, स्टीफन एल्फिस्टन है, और जो मेटकॉफ गवर्नर जनरल बनकर आते हैं, ये लोग भी इंडिया के पुराने परंपराओं पर, पुरानी जो रूल्स थे, जो रूढ़िवादिता थी, उनका समर्थन करते हैं। ठीक है, रूढ़िवादियों का कहना था कि भारतीय सभ्यता यूरोपीय सभ्यता से पूरी तरह से डिफरेंट है। ठीक है ना, रूढ़िवादी यानी ऑर्थोडॉक्स, जो इंडियन कल्चर को, इंडियन प्रिंसिपल्स को एज इट इज रखना चाहते हैं, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं चाहते हैं। तो उनका ये मत है, उनका ये विश्वास है कि इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया का की जो सिविलाइजेशन है, वो यूरोपियन सिविलाइजेशन से एकदम डिफरेंट है, एकदम भिन्न है। ठीक है ना, और ये जो सभ्यता, इंडिया की जो सिविलाइजेशन है, ये यूरोप की सभ्यता से बिल्कुल भी कमतर नहीं है, बिल्कुल भी निष्कृष्ट नहीं है। ठीक है ना, तो आप ये ना समझें कि इंडियन सिविलाइजेशन कम है या उसका जो लेवल है वो कम है किस सिविलाइजेशन से, यूरोपियन सिविलाइजेशन से। तो ये लोग इंडियन कल्चर की, इंडियन सिविलाइजेशन का सम्मान भी करते थे। ठीक है, भारतीय दर्शन की वो प्रशंसा भी करते थे, इंडियन फिलोसॉफी की वो प्रशंसा भी या सम्मान भी वो लोग करते थे। ठीक है, तो ये महसूस करते हुए कि, लेकिन यहाँ पे ये चीज को भी उन्होंने महसूस किया, इस बात को भी उन्होंने फील किया कि पश्चिमी विचारों और रिवाजों को लागू करना जरूरी हो सकता है या जरूरी है। ठीक है, उन्होंने प्रस्ताव किया कि उन्हें बहुत सावधानी पूर्वक और धीरे धीरे लागू किया जाना चाहिए। तो ये जो
लोग हैं, ब्रिटिशर्स जो इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उन्होंने कहा ठीक है, वेस्टर्न जो कल्चर्स हैं, वेस्टर्न जो प्रिंसिपल्स हैं, जो रीति रिवाज हैं, उन्हें इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, बट काफ़ी सावधानी पूर्वक और धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर हमने एकदम से वेस्टर्न कल्चर्स को, वेस्टर्न प्रिंसिपल्स को अगर इंडिया में इम्प्लीमेंट किया या कराया, तो उसके जो इम्पैक्ट होंगे ना, वो काफ़ी क्रांतिकारी होंगे, काफी बुरे प्रभाव हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इंडिया में भी जो प्रिंसिपल्स हैं कई समय से चले आ रहे हैं। ठीक है, तो एकदम से अगर आप काफी ज्यादा यहाँ पे चेंजेस करने की कोशिश करेंगे तो ब्रिटिश रूल पर, ब्रिटिश शासन पर ही हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इस बात का सबसे बड़ा डर रहता था ब्रिटिश प्रशासकों को। ठीक है, भारत में ब्रिटिश अफसरों को का बहुमत आमतौर से रूढ़िवादी दृष्टिकोण का ही था। तो खासतौर से तो ज्यादातर जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो रूढ़िवादी दृष्टिकोण को ही अपनाते थे, यानी कि जो चला आ रहा है वही ठीक है, भारत के समाज में, इंडिया की सोसाइटी में, इंडिया के कल्चर के जो प्रिंसिपल्स है ना वही ठीक है, उसको चेंज करने की, उसमें इंटरफेयर करने की, छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। और मैंने आप लोगों को कहा भी है 1813 तक, 1813 तक इंडिया के सोशल और कल्चरल पॉलिसी में इंटरफेयर नहीं करने की पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने अपनाई थी। यानी इनिशियल लेवल पर ना रूढ़िवादियों का ही बोलबाला भारत में ब्रिटिश ऑफिसरों के रूप में हमें देखने को मिलता है। लेकिन 1800 की अगर बात करें, 1800 की अगर बात करें, तो 1800 तक रूढ़िवादी दृष्टिकोण की जगह बड़ी तेजी से, रूढ़िवादी दृष्टिकोण की जगह बड़ी तेजी से एक नया दृष्टिकोण आने लगा था। ठीक है, और जो भारतीय समाज और संस्कृति का कटु आलोचक था। यानी अब ये लोग जो थे, जो नए लोग आए थे 1800 के बाद, वो इंडियन सोसाइटी, इंडियन कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन को क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, भारतीय समाज और संस्कृति के कटु आलोचक हैं। तो ये भारतीय समाज और संस्कृति की आलोचना कर रहे हैं, उसका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। ठीक है, भारतीय सभ्यता को गतिहीन कहकर उसकी निंदा की गई और उसे घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा। ठीक है, तो कई लोग तो ये भी कहा करते थे कि इंडियंस जो गुलाम है उसका कारण इंडिया का कल्चर है, इंडिया के समाज के प्रिंसिपल से, इसी कारण इंडिया हमेशा गुलाम रहेगा और ये जरूरी है कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये लोग इस तरह से इंडियन कल्चर और सोसाइटी को क्या कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे। लेकिन और इनका यह भी मानना था कि आप इसी तरह से हमेशा ऐसे ही रहने वाले हैं क्योंकि आपका समाज, आपके प्रिंसिपल्स कुछ ऐसे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे या कुछ अच्छे लोग भी थे जिन्हें रेडिकल्स कहा जाता था। ठीक है, कुछ ऐसे ब्रिटिशर्स थे, मुट्ठी भर ऐसे कुछ अंग्रेज थे जिन्हें रेडिकल्स कहा जाता था, जो इंडिया की समाज को, इंडिया की सोसाइटी को आधुनिक बनाना चाह रहे थे, मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ाना चाह रहे थे, जो इंडिया के समाज में जो कुरीतियां थी, जो अंधविश्वास थे, जो परंपराएं थी, जो कट्टरपन था, जो रूढ़िवादिताएं थी, उन्हें समाप्त करने की कोशिश में लगे हुए थे। हालांकि ये काफी कम थे, इनका प्रभुत्व काफी कमजोर था। ठीक है, लेकिन ये फिर भी अपना काम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो थोड़े से अंग्रेज जिन्हें रेडिकल्स कहा जाता था, संकुचित आलोचना और साम्राज्यवादी दृष्टिकोण की सीमा से बाहर गए। तो इन लोगों ने या जो इनकी आइडियोलॉजी थी, साम्राज्यवाद की जो इनकी आइडियोलॉजी है, ठीक है, इस आइडियोलॉजी से थोड़ा सा बाहर गए। ये जो संकीर्ण इनकी विचारधारा थी इससे थोड़ा सा बाहर गए, ये जो आलोचना थी इससे थोड़ा सा बाहर गए और इंडिया के लोगों के हित के बारे में इन्होंने कुछ काम करने की कोशिश की। हालांकि काफी कम लोग हैं और इन्हें क्या कहा गया, इन्हें कहा गया रेडिकल्स। इन लोगों ने विकसित मानवतावादी और विवेकशील चिंतन को भारतीय स्थिति पर लागू करने का प्रयास किया। ठीक है, तो इन्होंने कोशिश की है कि जो मानवतावादी विचार है, जो विवेकशील जो चिंतन है, उसे इंडिया के समाज पर, इंडिया की कंडीशंस पर इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। ठीक है, जो कहां पर डेवलप हुए थे, जो यूरोप में डेवलप हुए थे। तो यूरोप में 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो विवेकशील विचारधारा, जो मॉडर्न और साइंटिफिक एजुकेशन या साइंटिफिक कल्चर जो डेवलप हुआ था, उसे इंडिया में इंप्लीमेंट करने की कोशिश ही किन ब्रिटिशर्स ने की है, तो कुछ मुट्ठी भर ब्रिटिशर्स जिन्हें क्या कहा जाता था, जिन्हें रेडिकल्स कहा जाता था। और 18वीं शताब्दी तक तो ऐसे ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, अफसर थे, जो पूरी तरह रूढ़िवादी परंपराओं से ही क्या थे, से बंधे हुए थे, या वो इंडिया में रूढ़िवादी नियमों को ही लागू कराए रखना चाह रहे थे। ठीक है, अब देखिए, भारत स्थित जो ब्रिटिश प्रशासक थे, इनकी सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि कुछ सीमा तक आधुनिकरण किए बिना, है ना, तो कुछ सीमा तक आधुनिकरण किए बिना भारत में ब्रिटिश इंटरेस्ट पूरे नहीं किए जा सकते थे। तो दे नीड टू मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, बट ओनली एट पार्शियल लेवल। तो पार्शियल लेवल तक इंडिया में मॉडर्नाइजेशन की जरूरत थी, अदरवाइज उनके इंटरेस्ट पूरे नहीं होंगे।
अगर भारत में आधुनिकरण नहीं होगा तो उनका इंटरेस्ट भी पूरा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उन्हें कुछ हद तक पार्शियली ही सही बट आधुनिकरण करना था, मॉडर्नाइजेशन करना था, इंडिया में ये जरूरी था, ठीक है। लेकिन आधुनिकरण की अगर बात की जाए, अगर कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन कर दिया, अगर पूरी तरह से इंडिया को आधुनिक कर दिया, इससे क्या होगा, इससे कुछ ऐसी शक्तियां पैदा होगी जो उनके प्रभुत्व पर, जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन पर, जो उनके एम्पायर पर क्या करेगी, खतरा पैदा करेगी, ठीक है। तो वो ये बात भी जानते थे, उन्हें इस बात का भी खतरा था कि अगर हमने ज्यादा मॉडर्नाइजेशन या ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे कर दी तो इसका इम्पेक्ट हमें, हमारे रूल पर, हमारे प्रशासन, हमारे साम्राज्य पर पड़ेगा। तो इन्हें काफी ज्यादा सावधानी पूर्वक और संतुलित नीति के तहत भारत में पार्शियली मॉडर्नाइजेशन को इंप्लीमेंट करना था, ठीक है। ये एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर धर्म की बात की जाए, रिलीजन की बात की जाए, तो कई लोगों ने इस चीज को रिलीजन से भी कनेक्ट किया। कई ऐसे लोग आए जो इंडिया में ईसाई धर्म के प्रचारक थे और भारत में ईसाई धर्म को पूरी तरह से फैलाना चाहते थे और भारत को पूरी तरह से ईसाई कंट्री बनाना चाहते थे, ठीक है ना। तो वेस्टर्न एजुकेशन या वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न सोसाइटी के प्रिंसिपल्स के साथ साथ इंडिया में ईसाई रिलीजन या ईसाई धर्म को भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही थी। इसमें एक जो नाम आता है वो आता है चार्ल्स ग्रांट। चार्ल्स ग्रांट जो ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष हुआ करते थे। इसके अलावा विलियम बिल्वर फोर्स, ये कुछ ऐसे लोग थे जो ईसाई धर्म के धर्म प्रचारक थे, जो इंडिया को ईसाई कंट्री या ईसाई देश बनाना चाह रहे थे और भारत में ईसाई धर्म काफी हद तक बढ़ाना चाह रहे थे। इन्होंने कई कॉलेजेस, स्कूल्स वगैरह भी ओपन कराए जिससे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी किया जा सके, ठीक है। तो ईसाई धर्म के प्रचारक भी आ गए। अच्छा, ये लोगों का ये मानना था कि ईसाई धर्म ही विश्व में सबसे सच्चा धर्म है, ईसाई धर्म ही अकेला ऐसा धर्म है जो सबसे सच्चा धर्म है और बाकी सारे धर्म क्या है, झूठे धर्म, ठीक है। तो इन लोगों ने ईसाई धर्म का भी प्रचार प्रसार करने की कोशिश की। रेडिकल्स की अगर बात करें ना, जो इंडिया को इस जकड़ से बाहर लाना चाहते थे, इंडिया की कुरीतियों से, इंडिया के अंधविश्वासों से दूर करना चाह रहे थे, इन रेडिकल्स को राजा राम मोहन राय और उन्हीं तरह के अन्य भारतीयों का पूरी तरह से समर्थन हासिल था, ठीक है। तो इंडिया के जो सोशल रिफॉर्मर्स थे ना, वो रेडिकल्स ब्रिटिशर्स का क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। जैसे कि राजा राम मोहन राय हो गए हैं, ठीक है ना, और भी कई ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने इन रेडिकल ब्रिटिशर्स को क्या किया, सपोर्ट किया, ठीक है। जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिक हो गए, ये कुछ रेडिकल्स ब्रिटिश ऑफिसर्स के रूप में जाने जाते थे। भारत स्थित ब्रिटिश अधिकारियों में ये धारणा थी, ठीक है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ब्रिटिश ऑफिसर्स को ये थी कि अगर यहाँ पे भारत के धार्मिक ख्यालों और सामाजिक रिवाजों में अगर इन्होंने इंटरफेयर करने की कोशिश की तो भारतीय जनता के बीच में क्रांतिकारी प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, और कई बार ऐसा होता भी था, ठीक है। तो इन्हें सबसे बड़ा खतरा ये था, सबसे बड़ा डर इस बात को लेकर था कि इफ दे इंटरफेयर इन इंडियन सोशल एंड कल्चरल पॉलिसीज, देन जो रिवोल्ट होगा ना, वो काफी ज्यादा बड़ा रिवोल्ट हो सकता है, काफी क्रांतिकारी प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। तो इस कारण से ये लोग ज्यादा इंटरफेयर भी नहीं कर सकते थे इंडिया के जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, इंडिया की जो कल्चर है उसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते थे, ठीक है। वस्तुतः अगर देखा जाए तो आधुनिकरण की नीति को 1858 के बाद धीरे धीरे छोड़ दिया गया, ठीक है ना। 1857 में रिवोल्ट होता है और 1858 के बाद जो मॉडर्नाइजेशन जो कुछ किया जा रहा था रेडिकल्स के द्वारा, उस पॉलिसी को छोड़ दिया। देखिए, रेडिकल्स की अगर बात करें ना, तो वो चाहते तो थे कि भारत में मॉडर्नाइजेशन हो और भारत के लोगों की ये जो परंपराएं हैं, जो रूढ़िवादिता हैं, उससे छुटकारा मिले लोगों को। लेकिन वो साथ ही ये भी चाहते थे कि ब्रिटिश रूल भी इंडिया में बना रहे, ब्रिटिश शासन भी इंडिया में बना रहे। और जब उनके इस सुधार के कारण उनके ही शासन पर प्रभाव पड़ने लगा तो फिर उनको यहां से हटना जरूरी हो गया या उन्हें हटाया जाने लगा, ठीक है। और जो वो समाज सुधारकों को सपोर्ट कर रहे थे, वो सपोर्ट करना भी उन्होंने बंद कर दिया। ये चीजें हमें देखने को मिली क्योंकि इंडियंस एक अच्छे शिष्य के रूप में साबित हुए। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ है उसका बेसिक कारण ही यही था कि इंडियंस यहाँ पे समझ चुके थे कि उनके समाज में क्या समस्याएं हैं, उनके समाज में क्या बुराइयां हैं, और वो अपनी संस्कृति के प्रति, काफी अपने धर्म के प्रति भी समझदार बन चुके थे, ठीक है। और वो अब ये चाहते थे कि इंडिया में जो शासन होगा या हमारे ऊपर जो शासन होगा वो जैसे समानता, बंधुत्वता के सिद्धांतों पर क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीजें इंडियंस में डेवलप होने लगी थी। ब्रिटिश लोगों ने सुधारकों को अपना समर्थन देना
1858 के बाद पूरी तरह से क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। ठीक है, धीरे धीरे उन्होंने समाज के कट्टरपंथियों का पक्ष लेना शुरू कर दिया है। अब आप लोग समझ रहे हैं, चीजें अपोजिट होने लगी। 1857 तक जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो समाज सुधारकों को सपोर्ट कर रहे थे, जो रेडिकल्स ब्रिटिशर्स थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने उन समाज सुधारकों का पक्ष लेना बंद कर दिया, जबकि संप्रदायवाद, जातिवाद और कट्टरपंथियों का पक्ष लेना शुरू कर दिया। और ये सारी चीजों को बढ़ावा दिया जाने लगा, सांप्रदायवाद को बढ़ावा दिया जाने लगा, क्योंकि उनको अगर ज्यादा समय तक अगर रूल करना है ना, अगर उनको ज्यादा समय तक शासन करना है, तो इन चीजों की उनको ऑब्वियसली जरूरत होगी कि संप्रदायवाद अगर ज्यादा होगा, जातिवाद अगर इंडिया में ज्यादा होगा, तो ये आपस में ही क्या करते रहेंगे, इंगेज रहते रहेंगे, और ब्रिटिश रूल को कोई भी प्रभाव या उस ब्रिटिश रूल को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे की बिंदुओं के ऊपर गौर करते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा की गई कुछ लोपोकारी एक्टिविटीज के बारे में, कुछ लोपोकारी गतिविधियों के बारे में। जैसे कि लोपोकारी एक्टिविटीज का मतलब होता है कि ब्रिटिशर्स के द्वारा की गई वो नीतियां, वो पॉलिसियां जिनके द्वारा भारतीय समाज में व्याप्त अंधविश्वास या ऐसी परंपराएं जो कुरीतियां थी, जो रूढ़िवादी परंपराएं थी, उन्हें क्या किया गया था, कानून बनाकर समाप्त किया गया था। तो ऐसी एक्टिविटी को हम बोलते हैं लोपोकारी एक्टिविटी। अब देखिए 1829 में, देखिए अगर हम ओवरऑल अगर बात करें ना, तो ब्रिटिशर्स के द्वारा काफी ज्यादा ऐसी नीतियों का पालन नहीं किया गया है। अपने पूरे 200 साल के शासनकाल में ब्रिटिशर्स ने काफी कम इस ओर ध्यान दिया है, काफी कम एक्टिव रोल निभाया है इंडिया में व्याप्त अंधविश्वासों को दूर करने में। ठीक है, इसलिए इसका कोई खास परिणाम हमें देखने को नहीं मिलता है। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब भी भारत में कई सारी ऐसी कुरीतियां थी, कई सारे ऐसे अंधविश्वास थे जो थे। ठीक है, तो काफी ज्यादा हमें इसका कुछ परिणाम नहीं दिखता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। जैसे सबसे पहली चीज आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, 1829 में सती ट्रेडिशन इज डिक्लेयर टू बी इलीगल। सती प्रथा को क्या डिक्लेयर कर दिया गया था, इलीगल यानी गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया था। और ये काम करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल दैट टाइम, जो उस समय पर बंगाल के गवर्नर जनरल थे। और 1833 के बाद ये पूरे इंडिया के क्या बन गए थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए थे। ठीक है, तो इन 1823 ही पास एन एक्ट, और उस एक्ट के अकॉर्डिंग, उस कानून के अकॉर्डिंग सती प्रथा क्या कर दी गई, डिक्लेयर कर दी गई इलीगल, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ठीक है, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ही थी 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने की। ठीक है, विलियम बेंटिक ने घोषित किया, क्या इन्होंने डिक्लेयर किया अपने पूरे इस कानून में, इन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि पति की चिता पर विधवा को जल मरने की कार्यवाही में जो भी लोग शामिल होंगे, यानी जब पति की चिता जलाई जाती है और उसके साथ जो उसकी विधवा बैठती है, तो जो लोग उस एक्टिविटी में शामिल होंगे, जो लोग, जितने लोग भी उस चिता को लेकर जा रहे हैं, उस डेड बॉडी को लेकर जा रहे हैं, और जो उसमें एक्टिवली परफॉर्म कर रहे हैं सती प्रथा में, वो सारे लोग क्या होंगे, वो सारे लोग अपराधी घोषित किए जाएंगे। ठीक है, ऑब्वियसली काफी ज्यादा बुरी प्रथा हमारे समाज में उस समय चला करती थी, या पुराने समय पर ये चला करती। ठीक है, इससे पहले अगर देखा जाए ना, तो ब्रिटिशर्स की अगर बात करें तो ब्रिटिश शासकों ने इस कुरीति को समाप्त करने के लिए कोई काफी कार्य नहीं किया था, वो लोग उदासीन थे। ठीक है ना, तो वो लोग इस ओर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे थे। ठीक है, लेकिन देखिए इसको खत्म करते अगर वो, या इसमें हस्तक्षेप करते, तो उन्हें एक डर ये भी था कि भारतीय समाज में जो अंधविश्वासी लोग थे, जो कट्टर लोग थे, उनका उन्हें विद्रोह देखने को मिलता। इस बात का भी डर था ब्रिटिश ऑफिसर्स में। ठीक है, तो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इस पद्धति, इस सिस्टम या इस प्रथा को समाप्त करने का प्रयास इसलिए भी नहीं किया क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो उनके ऊपर एक डर था, उनको एक डर था कि उनके शासन पर या एक विद्रोह देखने को मिलता और इस विद्रोह का उन्हें सामना करना पड़ता। ठीक है, जिससे उनके शासन पर भी इम्पैक्ट पड़ता, उनके व्यापार पर भी इम्पैक्ट पड़ता और उनके इकोनॉमिकल इंटरेस्ट पर भी इम्पैक्ट पड़ता। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जब राजा राममोहन राय और अन्य इंडियन जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उनके द्वारा कंटिन्यू, लगातार जब आंदोलन किए गए, ठीक है, इस अमानवीय प्रथा को समाप्त करने के लिए जब लगातार आंदोलन किए गए, तब जाकर ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ क्या किया है, कानून बनाया। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, जब राजा राममोहन राय और अन्य भारतीय धर्म प्रचारकों ने या धर्म सुधारकों ने इस अमानवीय प्रथा को खत्म करने के लगातार आंदोलन किए,
तब जाकर सती प्रथा को खत्म करने के लिए एक लोपोकारी कदम उठाया गया और कानून बनाकर इसे इलीगल डिक्लेयर किया गया। हालांकि अगर यहाँ पे काफी हद तक हम लॉर्ड विलियम बेंटिक के जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक की प्रशंसा की जाती है इस मुद्दे पर, क्योंकि उन्होंने अगर देखा जाए तो इसे गैरकानूनी तो घोषित किया ही, लेकिन इस डर के बिना, क्योंकि ऑब्वियसली कि इंडिया के जो कट्टर लोग थे इस बात का काफी डर था, लेकिन उनसे डरे बिना ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस कानून को बनाया। तो इस चीज के लिए, इस बात के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक प्रशंसा के पात्र हैं। ठीक है, इस कुप्रथा को अगर हम देखें तो 1815 से लेकर 1818 के बीच, 1815 से 1818 के बीच इस कुप्रथा के कारण अकेले बंगाल में 800 महिलाओं की जानें गई थी। ठीक है, 800 फीमेल्स की डेथ हुई थी। ठीक है, ड्यू टू सती ट्रेडिशन या सती सिस्टम, सती प्रथा के कारण इन बंगाल बिटवीन 1815 टू 1818 800 फीमेल्स वर डाइज। तो 800 महिलाओं की मृत्यु हुई थी, 800 महिलाओं ने अपना बलिदान दिया था ड्यू टू द ओनली सती ट्रेडिशन इन 1815 टू 1818। ठीक है, तो ये चीजें हैं। देखिए भारत में अगर हम बात करें ना, इसके पहले भी कई ऐसे प्रशासक रहे, कई ऐसे रूलर्स रहे हैं जिन्होंने सती प्रथा को खत्म करने की कोशिश की, बट वो सक्सेस नहीं हो पाए, या पार्शियली वो सक्सेस हुए, पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। जैसे कि हम बात करें अकबर के टाइम पर कोशिश की गई, मुगल्स में अगर देखा जाए या दिल्ली सल्तनत के समय पर भी देखा जाए तो कई लोगों ने कोशिश की। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने कोशिश की, इसके अलावा अकबर ने कोशिश की, शाहजहां ने कोशिश की, बट वो सक्सेस नहीं हो पाए, वो सफल नहीं हो पाए। वो लोग अपने शासनकाल में इस पर रोक लगाते, लेकिन बाद में फिर से ये प्रथा शुरू हो जाती। जब मराठा साम्राज्य में पेशवाओं का शासन शुरू हुआ तो पेशवाओं ने भी इस प्रथा को रोक लगाने की कोशिश की, बट वो भी सक्सेस नहीं हो पाए थे। ठीक है, तो अब जाकर 1829 में इस प्रथा पर रोक लगी और फाइनली ये जो सती प्रथा है वो गैरकानूनी डिक्लेयर की गई। ठीक है, और ये सती प्रथा का जो इतिहास है ना, ये इंडिया में काफी प्राचीन है, काफी पुराना है। इसके बारे में सबसे पहले जो एविडेंस हमें मिलते हैं वो गुप्त पीरियड में मिलते हैं, गुप्त काल में मिलते हैं, जब हम एक अभिलेख को डिस्कस करते हैं जिसका नाम था एरण अभिलेख या एरण पिल्लर। एरण पिल्लर जो गुप्त वंश के रूलर स्कंदगुप्त के समय से रिलेटेड है या स्कंदगुप्त से संबंधित है। ठीक है ना, जो मध्य प्रदेश के सागर के पास मिला है, एरण पिल्लर या एरण अभिलेख, जहां से हमें पहली बार एविडेंस मिलते हैं किसके बारे में, सती सिस्टम या सती प्रथा के बारे में। ठीक है, और मैंने जब गुप्त पीरियड पढ़ाया था तो उसमें मैंने उससे रिलेटेड जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो भी मैंने आप लोगों को सुनाई थी। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा इंडिया में एक और कुप्रथा ये चलती थी, एक और हैबिट ये चलती थी कि पैदा होते ही लड़कियों को मार दिया जाता था। ठीक है, पैदा होते ही लड़कियों की हत्या कर दी जाती थी या गर्ल्स को मार दिया जाता था। ठीक है, तो ये जो लड़कियों को मारने की जो प्रथा थी ना, ये खासतौर से राजपूत खानदानों और कुछ अन्य जातियों में चला करती थी। ठीक है, तो राजपूत जो फैमिलीज थी, जो राजपूत कास्ट के लोग थे, इसके अलावा कुछ अदर कास्ट भी थी जिनमें महिलाओं को या लड़कियों को पैदा होते से ही, जन्म लेते से ही मारने की परंपरा चलती थी। ठीक है, इसका अगर देखा जाए मुख्य कारण क्या था, तो इसका मुख्य कारण था कि बड़ी संख्या में मरने के कारण जो नौजवान थे, जो पुरुष थे, उनकी कमी हो गई थी। ठीक है, देखिए युद्ध में लगातार युद्ध हुआ करते थे, तो काफी ज्यादा जो लोग थे या पुरुष थे उनकी मृत्यु हो जाती थी, और कम पुरुषों के कारण महिलाओं को मार दिया जाता था या लड़कियों को जन्म के समय ही मार दिया जाता था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिन्हें ऊसर क्षेत्र कहा जाता था, वहां पे जीविकोपार्जन काफी कठिन था, वहां पे लिवलीहुड काफी कठिन था। ठीक है, और इसलिए भी महिलाओं की वहां पे हत्या कर दी जाती थी या लड़कियों की हत्या कर दी जाती थी। इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि आज भी हमारे समाज में एक कुप्रथा चलती है जिसे हम बोलते हैं डाउरी या दहेज प्रथा। तो दहेज जो कुप्रथा थी उस समय काफी एक्सट्रीम लेवल पर थी, और उस दहेज से बचने के लिए भी लड़कियों को पैदा होते ही क्या कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। ठीक है, अब हम ब्रिटिशर्स की बात करें तो ब्रिटिशर्स ने शिशु हत्या को रोकने के लिए, शिशु हत्या को प्रोहिबिट करने के लिए 1802 और 1795 इन 1795 एंड इन 1802 में भी कानून बनाए थे। 1795 से 1802 के बीच में शिशु हत्या या चाइल्ड डेथ या चाइल्ड किलिंग को लेकर कानून बनाए जा चुके थे, लेकिन उनका जो रिजल्ट था, उनका जो इम्पैक्ट था, वो उतना सख्त नहीं था, उतनी सख्ती से उन कानूनों को लागू नहीं किया गया था।
तो जब विलियम बेंटिक और लॉर्ड हॉर्डिंग का शासन आता है उस समय पर इन कानूनों को काफी सख्ती के साथ क्या किया गया था, लागू किया गया था। तो यहाँ पे हम बता दें कि लॉर्ड विलियम बेंटिक और हॉर्डिंग ने ही इन कानूनों को भी काफी सख्ती के साथ क्या किया था, लागू किया था। ठीक है, हॉर्डिंग की अगर बात करें ना तो हॉर्डिंग ने नर बलि, ठीक है, नर बलि की प्रथा को खत्म करने के लिए भी कानून बनाए थे, यानी ह्यूमन सेक्रीफाइस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड हॉर्डिंग आल्सो फॉर्म्स अ लॉ अगेंस्ट दी ह्यूमन सेक्रीफाइस ट्रेडिशन। तो नर बलि की जो प्रथा भारत के समाज में चलती थी, भारत के कल्चर में जो चलती थी, उस पर रोक लगाने के लिए लॉर्ड हॉर्डिंग ने कानून बनाए थे और उसे क्या किया था, रोक लगाई थी। ठीक है, ये जो प्रथा थी ना, इंडिया में जो गोंड ट्राइब है, जो गोंड जनजाति है, उनमें ये प्रथा देखने को मिलती थी, या ये प्रथा उस जाति में प्रचलित थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और जो ट्रेडिशन था, एक और जो परंपरा थी, वो ये थी कि जो यदि कोई विधवा हो जाती है तो उसे पुनर्विवाह करने के राइट्स नहीं थे, उसे जीवन भर विधवाओं की तरह जीवन बिताना पड़ता था। यदि वो सती नहीं हुई है तो उसे जीवन भर विधवाओं की तरह ही जीवन बिताना पड़ता था। तो दो रास्ते हैं, या तो सती हो जाए या फिर क्या हो, विधवाओं की तरह जीवन बिताइए। तो यहाँ पे जो विधवा होती थी उन्हें पुनर्विवाह करने के राइट्स नहीं रहते थे इंडियन सोसाइटी में, इंडियन कल्चर में। अब क्या होता है, इन 1856 में भारत सरकार ने क्या किया है, हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए कानून पास किया। इट मींस कि हिंदू रीमैरिज एक्ट पास किया गया है, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट पास किया गया, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास किया गया। ठीक है, जिससे कि विधवाओं को पुनः विवाह करने के क्या मिल गए, राइट्स मिल गए। ठीक है, विधवाओं को पुनः से शादी करने के अधिकार मिल गए थे। और ये हुआ था कब, 1856 में। तो ध्यान रखिएगा, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट ही कब पास हुआ था, इन 1856। और आप सभी को पता है कि 1856 में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे, वो हुआ करते थे लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग के समय पर, 1856 की बात कर रहे हैं, तो 1856, हाँ, लॉर्ड कैनिंग उस समय पर क्या थे, गवर्नर जनरल थे। क्योंकि 1856 में ना डलहौजी का भी टेनर खत्म हुआ था और फिर कैनिंग का टेनर शुरू हुआ था। ठीक है, क्योंकि जब हम बात करते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के रिवोल्ट की, उस समय पर जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, यानी उस समय पर कैनिंग थे। ठीक है, चलिए, हालांकि 1856 तक डलहौजी थे, डलहौजी के बाद आए थे कैनिंग। तो यहाँ पे हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ था ड्यूरिंग द रूलिंग टाइम ऑफ लॉर्ड कैनिंग। और यहाँ पर भी ना देखिए, इन्होंने कोई ऐसा नहीं है कि अपने मन से कानून बनाया। एक इंडियन रिफॉर्मर्स थे, एक इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स थे, जिनका नाम था ईश्वर चंद विद्यासागर। तो सरकार ने पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर के लगातार आंदोलनों के मद्देनजर, या उन आंदोलनों की कार्यवाही को देखते हुए इस कानून को बनाया था, इस एक्ट को पास किया था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इन सभी सुधारों ने भारतीय समाज की जो व्यवस्था थी उसको सतही तौर पर ही प्रभावित किया था, यानी काफी ज्यादा डीप में, काफी ज्यादा सख्ती के साथ इन चीजों को उतना इंप्लीमेंट नहीं किया गया था, लेकिन सतही तौर पर ही, पार्शियली ही सही, सुपरफिशियली ही सही, इन्होंने इन इंडियन सोसाइटी को इम्पैक्ट किया था। और ऑब्वियसली एक विदेशी शासन से हम इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते थे, इतना ही उनसे समझ सकते थे कि इतना कुछ ही कर लिया है, इतना ही हमारे लिए काफी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात की कुछ लोपोकारी एक्टिविटीज के बारे में। अब आगे चलते हैं और कुछ एजुकेशन या एडुकेशन से रिलेटेड कुछ चीजों को आगे डिस्कस करेंगे।